अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 33 है और आज प्लेस ऑफ स्विंग के हवाले से पार्ट 2 है। इससे पहले पिछले लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 16 से लेके 18 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने पढ़ने हैं सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 20। ठीक है, ये दोनों सेक्शंस किस हवाले से हैं? सेक्शन नंबर 19 किस हवाले से है? प्लेस ऑफ स्विंग फॉर सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स और मूवेबल्स, यानी कि जो सूट्स कंपनसेशन के लिए होते हैं उनके हवाले से सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा, उनके लिए प्लेस ऑफ स्विंग क्या होगी, वो सेक्शन नंबर 19 बताता है। सेक्शन नंबर 20 क्या बताता है? प्लेस ऑफ स्विंग फॉर अदर सूट्स, बाकी सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, यानी कि जो सेक्शन नंबर 16 में कवर नहीं होते, 19 में कवर नहीं होते, इसके अलावा जो बाकी सूट्स हैं वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 20 आपको जनरल प्रोविजन बताते हैं। ठीक है, तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 19 को। तो सेक्शन नंबर 19 की आप हेडिंग देखें तो क्या लिखा है? प्लेस ऑफ स्विंग फॉर सूट्स फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन से रिलेटेड जो सूट्स होंगे वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, किससे रेलिवेंट है कंपनसेशन का सूट, किसके लिए है? फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स और मूवेबल्स। जब रॉन्ग कमिट होगा किसी पर्सन के साथ, यानी कि पर्सनल रॉन्ग्स होंगे, या फिर मूवेबल्स यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट कोई सूट होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट कोई रॉन्ग होगा। तो हम पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि सेक्शन नंबर 19 कहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये सेक्शन कब अप्लाई होता है? कि जब कोई रॉन्ग कमिट होगा। रॉन्ग का मतलब क्या है? यानी कि टॉर्ट्स कमिट होंगे। रॉन्ग को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो? रॉन्ग का मतलब क्या है? यानी कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। जब किसी भी शख्स के जो लीगल राइट्स हैं उनकी वायलेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रॉन्ग्स, या और ठीक से आप कहें तो लीगल रॉन्ग्स। इन्हीं को हम टॉर्ट कहते हैं, प्राइवेट रॉन्ग्स। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो सेक्शन नंबर 19 है ये कौन से टॉर्ट्स के ऊपर, कौन से रॉन्ग्स के ऊपर अप्लाई होता है? जो कि विद इन पाकिस्तान कमिट होते हैं। टॉर्ट भी पाकिस्तान के अंदर कमिट हुआ है, यानी कि जो रॉन्ग है वो पाकिस्तान के अंदर कमिट हुआ है, और जिसने रॉन्ग कमिट किया है यानी जो डिफेंडेंट है वो भी पाकिस्तान का ही रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि टॉर्ट भी पाकिस्तान के अंदर कमिट हुआ हो और जिसने टॉर्ट कमिट किया है, जो डिफेंडेंट है, वो भी पाकिस्तानी हो। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये जो रॉन्ग्स हैं, जो टॉर्ट्स हैं, जिनके बारे में सेक्शन नंबर 19 के अंदर बात हो रही है, किसके हवाले से कमिट हुए वो हों। दो यहाँ पर बातें बताई हुई हैं, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रॉन्ग कमिट हुआ हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट कोई रॉन्ग कमिट हुआ होगा। पर्सन, जिसको हम पर्सनल रॉन्ग भी कहते हैं, टॉर्ट रिलेटेड टू पर्सन्स, और मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो कि इमूवेबल ना हो, यानी कि जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कार, गुड्स वगैरह, उन सब की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ क्या है? सेक्शन नंबर 19 किस तरह के केसेस पर अप्लाई होगा? कि जब कोई रॉन्ग कमिट होगा, यानी कि टॉर्ट के जो केसेस हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि टॉर्ट से रिलेवेंट क्या क्लेम किया जाएगा, किस तरह का सूट फाइल किया जाएगा? सूट फॉर कंपनसेशन। पर्सनल रॉन्ग्स या मूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जो रॉन्ग्स कमिट होते हैं टॉर्ट से रेलिवेंट, तो इनके लिए सूट किस किस्म का फाइल होगा? सूट फॉर कंपनसेशन। तो उस हवाले से है सेक्शन नंबर 19। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 19 किस तरह के सूट्स के लिए है? सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स और टू मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 19 सिर्फ टॉर्ट्स के हवाले से, टॉर्ट्स के जो केसेस होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, जब उनके लिए डैमेजेस या कंपनसेशन कोर्ट से क्लेम की जाती है, उन सूट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सेक्शन नंबर 19 किस तरह के केसेस के ऊपर अप्लाई होता है। फिर हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ स्विंग क्या बताते हैं। सेक्शन नंबर 19 क्या बताते हैं कि जब टॉर्ट्स कमिट होंगे, कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करना होगा, तो सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा? प्लेस ऑफ स्विंग क्या है? फॉर सूट फॉर कंपनसेशन। तो सेक्शन नंबर 19 आपको दो फोरम्स की चॉइस बताता है। पहली कौन सी है? उस कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया जाएगा जिसके टेरिटोरियल लिमिट के अंदर रॉन्ग कमिट हुआ है, यानी जहाँ पर आपके लीगल राइट्स की वायलेशन है। आगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रॉन्ग कमिट हुआ है उस कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया जा सकता है, या फिर जिस कोर्ट के टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर, जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफेंडेंट मौजूद है। किस तरह मौजूद है? डिफेंडेंट रिजाइड्स, रहता है, कैरीज ऑन बिजनेस, कोई बिजनेस करता है और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या कोई जॉब वगैरह करता है, तो उसकी बात हो रही है। इसको भी हम आगे इन डिटेल देखेंगे सेक्शन नंबर 20 जब पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो सूट फॉर कंपनसेशन से रेलिवेंट कोई सूट्स होंगे, और स्पेसिफिकली कौन सी कंपनसेशन के लिए? जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट होगा या फिर पर्सनल रॉन्ग से रेलिवेंट होगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट कंपनसेशन का सूट है तो आपने उस हवाले से सेक्शन नंबर 16 पढ़ा है। अगर सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो सेक्शन नंबर 16 अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन नंबर 19 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रॉन्ग कमिट हुआ है वहाँ पर सूट फाइल किया जा सकता है, या जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफेंडेंट मौजूद है वहाँ पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। प्लेंटिफ के पास दो फोरम्स की चॉइस है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, वो कहाँ का रिहायशी है, इज रिजाइडिंग इन कराची, कराची में रहता है, बीट्स बी इन कोयटा, कोयटा में वो जाकर बी की पिटाई करता है, बी को मारता है। अब बी की लीगल राइट्स की वायलेशन हुई यहाँ पर। अब जो बी है वो कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, बी में सू ए ईदर इन कोयटा और इन कराची। बी जो है कहाँ कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, कोयटा में भी सूट फाइल कर सकता है और कराची में भी सूट फाइल कर सकता है। कोयटा में क्यों सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि उसको मारा कहाँ गया है, रॉन्ग कहाँ पर कमिट हुआ है, कोयटा में कमिट हुआ है। सेक्शन नंबर 19 क्या बताता है, जिस कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट के अंदर रॉन्ग कमिट हुआ है वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो कोयटा के कोर्ट्स के अंदर भी सूट फाइल किया जा सकता है और इन कराची में भी सूट फाइल किया जा सकता है। वाई, बिकॉज जो ए है, जो डिफेंडेंट है, वो कहाँ पर रहता है, ही इज रिजाइडिंग इन कराची। ठीक है, तो जहां पर रॉन्ग कमिट हुआ है वहां पर, और जहां पर डिफेंडेंट रहता है वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ए कहाँ पर रहता है, ही इज़ रिजाइडिंग इन कराची, वो कराची में रहता है, पब्लिशेस इन लाहौर। अब उसने लाहौर में जाके पब्लिश किया क्या, स्टेटमेंट्स डेफेमेटरी ऑफ बी, बी के हवाले से कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश की, कोई न्यूज़पेपर वगैरह में कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश की, यानी कि बी की डेफेमेशन की। तो अब बी के लीगल राइट्स की वायलेशन हुई है, टॉर्ट कमिट हुआ है, तो अब बी कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, लाहौर में भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ पर रॉन्ग कमिट हुआ है, जहाँ पर डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स को पब्लिश किया गया है, और कराची में भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ पर ए यानी कि डिफेंडेंट रहता है। ठीक है, इसी तरह तीसरी एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी के वाले से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज रिजाइडिंग इन पेशावर, ए जो है पेशावर का रिहायशी है, कम्स टू बी शोरूम इन लाहौर, वो बी के शोरूम में आते हैं। कहाँ पर है ये शोरूम, ये लाहौर में है। एंड एंटर्स बीस कार विदाउट बीस कंसेंट, और बी की कार में वो एंटर हो जाते हैं, यानी कि बी की कार के अंदर बैठ जाता है, बी की कार को यूज़ करता है विदाउट बीस कंसेंट, बी की इजाज़त के बगैर, एंड कॉज डैमेज टू इट, और उसको नुकसान पहुंचाता है, या उसका टायर वगैरह रिमूव कर लेता है, या उसके ऊपर किसी किस्म के स्क्रैचेस वगैरह कर लेता है, या गाड़ी के अंदर कोई और ख़राबी वगैरह कर लेता है जिसकी वजह से गाड़ी को नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेवेंट टॉर्ट कमिट हुआ है। तो अब बी कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, ए के खिलाफ लाहौर में सूट फाइल कर सकता है जहाँ पर टॉर्ट कमिट हुआ है, या फिर पेशावर में भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ का जो डिफेंडेंट है वो रिहायशी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सेक्शन नंबर 19 ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम सेक्शन नंबर 19 की जो बैरक की लैंग्वेज है एक बार उसे रीड आउट करते हैं। क्या लिखा है सेक्शन नंबर 19 के अंदर, वेयर सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब कोई सूट कंपनसेशन के हवाले से है, किस हवाले से, फॉर रॉन्ग डन टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर किसी पर्सन से रेलेवेंट कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, टॉर्ट कमिट हुआ है, तो फिर इफ़ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कोर्ट, के जो रॉन्ग कमिट हुआ है वो किसी एक कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कमिट हुआ है, and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, और जो डिफेंडेंट है वो किसी और दूसरे कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है या बिजनेस करता है या कोई जॉब वगैरह करता है, फिर क्या होगा, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ इन ईदर ऑफ द सेड कोर्ट्स। तो अब जो सूट है वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा, प्लेंटिफ के पास ऑप्शंस हैं कि जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रॉन्ग कमिट हुआ है वहाँ पर सूट फाइल करे, या जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफेंडेंट रहता है वहाँ पर सूट फाइल करे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बात जो है टेढ़ी करके लिखी हुई है कि रॉन्ग अगर एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर कमिट हुआ है और डिफेंडेंट दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है तो किसी भी कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो वही बात है, दो फॉरम्स हैं, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रॉन्ग कमिट हुआ है वहाँ पर भी सूट फाइल किया जा सकता है, या जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफेंडेंट मौजूद है वहाँ पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 19 की डिस्कशन मुकम्मल। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 20 पर। वो किस हवाले से है, प्लेस ऑफ स्विंग फॉर अदर सूट्स, यानी कि जो बाकी सूट्स हैं जो पिछले सेक्शंस के अंदर कवर नहीं होते उनके हवाले से फॉरम क्या होगा, उनके हवाले से प्लेस ऑफ स्विंग क्या है, किस जगह पर वो सूट्स इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, उस हवाले से सेक्शन नंबर 20 है। सेक्शन नंबर 20 की हेडिंग क्या है, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, कि बाकी तमाम सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो सेक्शन नंबर 20 एक जनरल रूल बताता है फॉरम फॉर सूट्स के हवाले से, प्लेस ऑफ सुइंग के हवाले से, किस तरह के सूट्स हैं, अदर सूट्स किस तरह के हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रेलेवेंट या फिर पर्सनल एक्शन से रेलेवेंट, जिस किस्म के भी जो सूट्स हैं टॉर्ट्स कमिट हुए हैं या टॉर्ट्स के अलावा भी जितने किस्म के सूट्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फॉरम जो सेक्शन नंबर 16 के अंदर है वही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट वहीं पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी जितने किस्म के भी सूट्स हैं उनके लिए सेक्शन नंबर 20 अप्लाई होता है। सेक्शन नंबर 20 को अगर आप पढ़ो तो स्टार्ट किस तरह होता है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस एज अफोरसेड, यानी कि जो पहले लिमिटेशंस बता दी हैं, जो फॉरम्स बता दिए हैं, उसके अलावा बात हो रही है कि बाकी सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। और एक और चीज़,
जो सूट सेक्शन नंबर 19 के अंदर बताए हुए यानी कि सूट्स फॉर कंपनसेशन वगैरह, वहाँ पर 2 फॉर्म्स आपने भी पढ़े बताए हुए हैं। तो उस तरह के भी अगर केसेस होंगे यानी कि टॉर्ट्स वाले केसेस होंगे, उनके लिए भी सेक्शन नंबर 20 को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सनल एक्शंस से रेलेवेंट जितने किस्म के भी सूट्स होंगे उनके लिए सेक्शन नंबर 20 मौजूद है आपके पास। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 20 आपको क्या बताता है? सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस इज अफोरसेड। पहले जो लिमिटेशंस बताई हुई हैं, जो फॉर्म्स बताए हुए हैं, उनके अलावा Every suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction। सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा? जहाँ पर जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफेंडेंट रिजाइड्स रहता है, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, चाहे होली और इन पार्ट, यानी कि पूरा कॉज ऑफ एक्शन अगर कहीं अराइज हो या फिर इन पार्ट कुछ हिस्सा कॉज ऑफ एक्शन कराइज हुआ है, तो उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर भी सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने जो टर्म्स पढ़ी हैं, कॉज ऑफ एक्शन वगैरह या डिफेंडेंट रिजाइड्स, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन या कैरिंग ऑन बिजनेस वगैरह, इन सब की शॉर्टली मीनिंग को भी देखेंगे। प्लेयर्स ऑफ स्विंग का टॉपिक जब से आप पढ़ रहे हो पिछले लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर, यहाँ पर आपने ये टर्म्स देखी हैं। तो अब यहाँ पर हम इन टर्म्स की मीनिंग को शॉर्टली देखते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि जब किसी भी सूट के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स होते हैं, सेवरल डिफेंडेंट्स होते हैं, तो फिर फॉर्म किस तरह डिसाइड होगा, फिर सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन किसे कहते हैं। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? ऑल द मटेरियल फैक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू एलिज एंड प्रूव इन ऑर्डर टू सक्सीड। किसी भी सूट के अंदर प्लेंटिफ के पास जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं जो वो अपनी प्लेंट के अंदर लिखता है, एलिज करता है, लगाता है, और जो उसे लाजमी साबित करने चाहिए सक्सीड होने के लिए, यानी कि जो रिलीफ वो क्लेम कर रहा है उसे हासिल करने के लिए, ये जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि वो तमाम हकायक, वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम कॉजेज जो कि प्लेंटिफ को इनेबल करते हैं कि वो सूट फाइल करता है, जो प्लेंटिफ को इनेबल करते हैं कि वो सूट के अंदर सक्सीड हो सकता है, जो प्लेंटिफ को इनेबल करते हैं कि अगर वो उन चीज़ों को प्रूव कर ले तो वो सूट के अंदर कामयाब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सूट है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, यानी कि उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से, किसी भी तरह से, अब इस हवाले से कॉज ऑफ एक्शन किन किन जगहों पर अराइज हो सकता है? वेयर कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज के दरमियान या कितनी भी पार्टीज के दरमियान, जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस जगह पर भी सूट फाइल किया जा सकता है, बिकॉज वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। इसके अलावा वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म, जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ने परफॉर्म होना है या जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस जगह पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। या फिर अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में पेमेंट होनी थी, एग्जाम्पल एक पार्टी ने दूसरी से गुड्स परचेज किए, कोई सामान परचेज किया और उसके लिए प्राइस पे करनी है, तो जहाँ पर जिस जगह पर प्राइस पे करनी थी प्राइस पे नहीं की गई, पेमेंट ऑफ मनी जहाँ पर होनी थी, जिस जगह पर पेमेंट ऑफ मनी होनी थी, तो वहाँ पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी केस के हवाले से जितने मटेरियल फैक्ट्स जहाँ जहाँ पर अराइज होंगे, जिन जिन प्लेसेस पर अराइज होंगे, जिन जिन प्लेसेस पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, उनमें से किसी जगह पर भी प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है। फिर उसके बाद मीनिंग देखते हैं इस टर्म की, जो लिखा है डिफेंडेंट रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। इन तीनों लफ्जों को अलग-अलग समझते हैं। पहली क्या है? वेयर डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलंटियरली रिजाइड्स। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली का मतलब क्या है? यानी कि इन रियलिटी वो कहाँ पर रहता है, यानी कि इस तरह नहीं कि अगर उसके अबाव अजदाद की अगर कहीं पर जगह है, कोई घर है, अगर वो उसमें कभी गया ही नहीं है तो वो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। जहाँ पर वो एक्चुअली इन रियलिटी रहता है उसकी बात हो रही है। और उसके बाद क्या है? वॉलंटियरली रिजाइड्स। वॉलंटियरली रिजाइड्स का मतलब क्या है? यानी कि वो अपनी फ्री विल के साथ, अपनी मर्जी के साथ अगर कहीं रहता है, नॉट अंडर कंपल्शन, यानी कि अगर उसे कहीं पर जोर ज़बरदस्ती के साथ रखा गया है तो उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है, तो किस किस्म की रिहाइश की बात हो रही है? जहाँ पर वो एक्चुअली इन रियलिटी रहता है और अपनी मर्जी से रहता है। और एक और बात क्या है? ये जो रेजिडेंस के लिहाज से जो बात हो रही है कि जो डिफेंडेंट जहाँ पर रहता है, ये जो टर्म है रेजिडेंस की, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि जो लिविंग पर्सन्स हैं, मैन वुमेन, उनके लिए इस्तेमाल हो सकती है। जो आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, जो लीगल पर्सन्स हैं, जब आपने अगर उनके खिलाफ सूट फाइल करना है, यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है, किसी कॉर्पोरेशन या किसी कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करना है, जो कि लीगल पर्सन्स हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, तो इनके लिए रिजल्ट्स लफ्ज़ नहीं आता। उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वो कहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, तो जहाँ पर वो बिजनेस कर रहे हैं उस लिहाज से प्लेस ऑफ स्विंग डिसाइड होगी। रेजिडेंस वाली टर्म किसके लिए है? कि जब जो आपके डिफेंडेंट है, जिसके खिलाफ आप सूट फाइल कर रहे हो, कोई लिविंग पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। ठीक है, तो रेजिडेंस लफ्ज़ सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए आता है। और एक और चीज़, ये जो रेजिडेंस है ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कोई शख्स परमानेंटली रहता है, मुस्तकिल तौर पे रहता है, सिर्फ उसी की बात हो रही है। अगर कहीं पर वो टेम्पररी भी रहता है तो वो भी रेजिडेंस टर्म के अंदर इंक्लूड होगा। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है वहाँ पर ये बात मौजूद है। सेक्शन नंबर 20 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, क्या बात लिखी है? वेयर अ पर्सन हैज़ अ परमानेंट ड्वेलिंग एट वन प्लेस, जब किसी शख्स की रिहाइश एक जगह पर है, मुस्तकिल रिहाइश एक जगह पर है,
एंड ऑल्सो अ टेम्पररी रेजिडेंस एट अनदर प्लेस, और आर्जी तौर पर वो किसी और जगह पर भी रहता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो कि परमानेंटली कराची का रहायशी है और वो जॉब करता है लाहौर के अंदर, और वहाँ पर भी उसकी आर्जी रिहाइश है अपने जॉब पर्पज़ के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेम्पररी रेजिडेंस। ठीक है, तो ही शेल बी डीम टू रिजाइड एट बोथ प्लेसेस, तो ये समझा जाएगा कि ये दोनों जगह पर रहता है, यानी कि उसके खिलाफ आप सूट अगर फाइल करना चाह रहे हो तो लाहौर में भी फाइल कर सकते हो, कराची में भी फाइल कर सकते हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट द प्लेस वेयर ही हैज सच टेम्पररी रेजिडेंस। अब एक और चीज़ यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जहाँ पर उसकी टेम्पररी रेजिडेंस है, अगर वहाँ पर उसके खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो फिर सूट वहाँ पर फाइल किया जा सकता है। फिर जो उसकी टेम्पररी रेजिडेंस है उसे कंसीडर किया जाएगा, उसकी जहाँ पर टेम्पररी रेजिडेंस है वहाँ पर उसके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है। सिर्फ कब फाइल किया जा सकता है, क्या बात मेंशन की हुई है कि जब कोई कॉज ऑफ एक्शन उस जगह पर अराइज होगा। फॉर एग्जांपल एक शख्स परमानेंटली कराची में रहता है और उसकी आर्जी रिहाइश जो है लाहौर में है, अगर लाहौर में उसके खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो वहाँ पर सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, लाहौर में उसके खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता तो फिर जहाँ पर उसकी टेम्पररी रेजिडेंस यानी कि लाहौर में, वहाँ पर उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की है। परमानेंट रेजिडेंस, टेम्पररी रेजिडेंस, दोनों रेजिडेंस लफ्ज़ के अंदर इंक्लूडेड हैं। अगर आर्जी तौर पे रहता है या मुस्तकिल तौर पे रहता है, जहाँ पर वो आर्जी तौर पे रहता है उसको तब कंसिडर किया जाएगा जब उस जगह पर उसके खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी टर्म को समझते हैं, वो क्या है, कैरीज ऑन बिजनेस। जो टर्म लिखी होती है कि उस जगह पर भी सूट फाइल कर किया जा सकता है जहाँ पर डिफेंडेंट बिजनेस कर रहा है। बिजनेस का मतलब कि यानी कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। कमर्शियल एक्टिविटी का क्या मतलब है, कोई भी फॉर प्रॉफिट कोई भी अगर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रहा है, पैसों का लेन देन कर रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक, और दूसरी चीज़ की जो बिजनेस है ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स पर्सनली खुद ही कर रहा हो, अगर वो अपने एजेंट्स के थ्रू कर रहा है, अपने सर्वेंट्स के थ्रू कर रहा है, तो वो चीज़ भी इंक्लूडेड है कि वो बिजनेस वो खुद ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स कराची में रहता है और उसका बिजनेस पेशावर वगैरह में उसके एजेंट्स वगैरह संभाल रहे हैं, वो सारा बिजनेस वो सारी डीलिंग कर रहे हैं, तो इससे भी क्या समझा जाएगा, डेट कि जो पर्सन कराची में है वही बिजनेस कर रहा है वहाँ पर भी। ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या है, पर्सनली करे या फिर अपने एजेंट्स या सर्वेंट्स के थ्रू करे। फिर यहीं पर हम एक और चीज़ समझेंगे कॉर्पोरेशंस के हवाले से, यानी कि जो आर्टिफिशियल पर्सनस हैं उनके हवाले से। आर्टिफिशियल पर्सनस के खिलाफ अगर आपने सूट फाइल करना है, किसी कॉर्पोरेशन वगैरह के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो आप वहाँ पर सूट फाइल करोगे जिस जगह पर वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन कहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ पर उनके खिलाफ सूट फाइल किया जाएगा, इस हवाले से आपको गाइडेंस कौन देता है, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है सेक्शन नंबर 20 की, वो। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन के हवाले से कैरिंग ऑन बिजनेस का क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बताता है आपको, अ कॉर्पोरेशन शेल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस एट द प्लेस ऑफ इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस। पहली बात तो क्या है कि अगर आपने कॉर्पोरेशन के खिलाफ सूट फाइल करना है तो इसके लिए आप सूट कहाँ पर फाइल करोगे, जहाँ पर वो अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहाँ पर वो बिजनेस परफॉर्म कर, आपको पता है, एग्जांपल अगर कोई कंपनी है उसका मेन प्रिंसिपल ऑफिस एक जगह पर है, कराची में है फॉर एग्जांपल, और उसकी कई ब्रांचेज, उसके कई सबऑर्डिनेट जो ऑफिसेज हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, फॉर एग्जांपल लाहौर, पेशावर, बहावलपुर या मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर हैं। ठीक है, तो वो वाले जो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर है उन्हें हम क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज, और जो मेन ऑफिस है वो अपनी जगह पर। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन के लिए कैरी ऑन बिजनेस का लिए क्या समझा जाएगा, क्या सब ऑर्डिनेट वाली जो जगह हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, नहीं। तो जिस जगह पर किसी भी कॉर्पोरेशन का मेन ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, तो कैरी ऑन बिजनेस की टर्म यहीं पर समझी जाएगी। अगर उनके खिलाफ सूट फाइल करना है तो उस जगह पर फाइल किया जाएगा जहां पर उनका मेन प्रिंसिपल ऑफिस है। ठीक है, पहले जो ट्रांजेक्शन्स हैं या जो बिजनेस परफॉर्म किया जा रहा है वो किसी भी जगह पर परफॉर्म किया जा रहा हो, वो सब ऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर परफॉर्म किया जा रहा हो। फिर सब ऑर्डिनेट ऑफिस के लिए कब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कि वहाँ पर भी जो कॉर्पोरेशन है वो बिजनेस परफॉर्म कर रही है। सेम वैसी बात जैसे कि अभी पीछे आपने पढ़ी टेम्पररी रेजिडेंस के हवाले से। ठीक है, इट शेल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस एट द प्लेस ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस ओनली इफ द कॉज ऑफ एक्शन ऑल्सो अराइजेज देयर। जिस जगह पर उसका सब ऑर्डिनेट ऑफिस है किसी कॉर्पोरेशन का, अगर वहाँ पर उसके खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, सिर्फ तब ये समझा जाएगा कि उस सब ऑर्डिनेट ऑफिस में भी बिजनेस परफॉर्म किया जा रहा है। अगर कॉज ऑफ एक्शन उस जगह पे अराइज नहीं होता तो फिर उस जगह पर सूट फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स क्या मतलब है इसका, कि किसी भी कॉरपोरेशन को आप सू नहीं कर सकते जहां पर उसका सब ऑर्डिनेट ऑफिस है, अगर वहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता। अब हम एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। क्या लिखे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर, अ कॉरपोरेशन शेल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान। कोई भी कॉरपोरेशन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसका जो मेन ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, सिर्फ वहीं पर समझा जाएगा कि इट इज़ कैरिंग ऑन बिजनेस। ठीक है, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइज एट एनी प्लेस वेयर इट हैज़ ऑल्सो सब ऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस, या फिर
अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहाँ पर जहाँ पर उसका सब ऑर्डिनेट ऑफिस है, सिर्फ तब समझा जाएगा कि इट इज़ कैरिंग ऑन बिजनेस ऑल्सो एट डेट प्लेस, और तब फिर उसके खिलाफ वहाँ पर सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन को सू करना है, कॉर्पोरेशन के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो जहां पर उसका प्रिंसिपल ऑफिस है वहां पर सूट फाइल किया जाएगा। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन ऐसी जगह पर अराइज होता है जहां पर उसका सब ऑर्डिनेट ऑफिस है, तब फिर आप वहां पर भी उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हो अगर कॉज ऑफ एक्शन वहां पर अराइज होता है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड टर्म समझते हैं जो क्या है, पर्सनली वर्क फॉर गेन, यानी कि सूट वहां पर भी फाइल किया जा सकता है जहां पर डिफेंडेंट जो है वो काम करता है, कोई जॉब वगैरह करता है, सिंपल कोई जॉब वगैरह करता है, यानी कि कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स करके कोई भी जॉब वगैरह कर रहा है किसी भी किस्म की। ठीक है, तो उस जगह पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन पेशावर का रिहायशी है और वो जॉब कहाँ पर करता है, कराची के अंदर कर रहा है जॉब, कराची में वो जॉब की खातिर मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज पर्सनली वर्किंग फॉर गेन इन कराची। पर्सनली वर्किंग फॉर गेन का क्या मतलब है, यानी कि जाती तौर पर काम कर रहा है, किसी एजेंट वगैरह के थ्रू नहीं। जो आपने बिजनेस का पढ़ा वो क्या था कि वो खुद कर रहा हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू करो। यहाँ पर तो लफ्ज ही क्या है, पर्सनली वर्क फॉर गेन, यानी कि जाती तौर पे वो खुद कहीं पर काम करे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या चीज़ है, ओनली एन इंडिविजुअल कैन पर्सनली वर्क फॉर गेन। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही वर्क फॉर गेन कर सकता है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं कर सकती। कोई कॉर्पोरेट बॉडी तो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती। कॉर्पोरेट बॉडी के खिलाफ जाने तो आपने उस लिहाज से जाने कि कहाँ पर वो बिजनेस उनका हो रहा है। ठीक है, पर्सनली वर्क फॉर गेन, ये जो रेजिडेंस वाली टर्म है वो किसके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई, कॉज ऑफ एक्शन वाली और डिफेंडेंट रिजायर्स कैरिंग ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। अब हम एक और चीज़ समझते हैं जो सेक्शन नंबर 20 के अंदर क्लॉज ए और क्लॉज बी करके मौजूद है, लिखी हुई है। किस हवाले से है कि जब किसी भी सूट के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स होंगे, सेवरल डिफेंडेंट्स होंगे, तब प्लेस ऑफ सुइंग किस लिहाज से डिसाइड की जाएगी, तब किस तरह पता चलेगा कि सूट कहाँ पर फाइल करना है। ठीक है, तो पहले क्लॉज ए है, वो किस हवाले से, वो तो सिंपल है कि जब एक सूट के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स होंगे वो तमाम एक ही कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या है, अगर किसी सूट के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं और तमाम के तमाम जिस टाइम सूट फाइल किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट, और वो तमाम अगर एक ही कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं या पर्सनली वर्क फॉर गेन, तो उसी कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया जाएगा उनके खिलाफ। ठीक, तो समझने की बात क्या है, दूसरी कौन सी है, जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हों, सेवरल डिफेंडेंट्स हों और उनमें से कोई या वो सारे अलग-अलग कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हों, यानी कि एक दो डिफेंडेंट एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हैं और बाकी डिफेंडेंट्स जो दूसरे कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा, क्लॉज बी आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि जब किसी भी सूट के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हों, सेवरल डिफेंडेंट्स हों और वो तमाम डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, तो फिर प्लेंटिफ कहाँ पर सूट फाइल करेगा, किसी भी एक कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई एक भी डिफेंडेंट मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्लेंटिफ है, वो 3 लोगों के खिलाफ सूट फाइल करना चाह रहा है, तीनों जो हैं अलग-अलग जगह पर हैं, एक कराची में, एक पेशावर में और एक लाहौर में। तो वो जो प्लेंटिफ है वो कराची में भी सबके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, पेशावर में भी सबके खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, या फिर लाहौर में भी सबके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी एक कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, क्लॉज भी आपको क्या बताता है, प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, बाय ऑब्टेनिंग लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि जिस कोर्ट के अंदर आप सूट फाइल कर रहे हो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट के खिलाफ भी, यानी कि जो वहाँ के रिहायशी नहीं भी हैं, आप उनके खिलाफ भी एक ही जगह पर सूट फाइल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या लेनी होगी, लीव ऑफ कोर्ट, परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर परमिशन ग्रांट हो जाती है तो फिर कोर्ट उन लोगों के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है जो कि उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आते। ठीक है, या तो आप लीव ऑफ कोर्ट लोगे या फिर क्या है, एक्विसेंस ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स, यानी कि आपने उन डिफेंडेंट्स के खिलाफ भी सूट फाइल किया जो कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आ रहे, लेकिन अगर उनकी एक्विसेंस होती है, वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली चुप हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन ही राइज नहीं करते कि कोर्ट का हमारे ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो अगर डिफेंडेंट्स की एक्विजेंस होती है, उनकी रजामंदी होती है, तो भी कोर्ट उन सब के ऊपर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक, लेकिन अगर जो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट हैं उनमें से अगर कोई ऑब्जेक्शन राइज करता है तो फिर उनके ऊपर कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। फिर क्या होगा, फिर प्लेस ऑफ स्विंग किस लिहाज से डिसाइड होगी, जो आपको सेक्शन नंबर 20 का क्लॉज 3 बताता है, यानी कि जिस जगह पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिस जगह पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर सूट फाइल किया जाएगा तमाम के खिलाफ। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स क्या है कि अगर किसी भी सूट के अंदर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स और तमाम अलग-अलग कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते होंगे
तो फिर किसी भी एक जगह पर तमाम के खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है। और जो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट्स हैं, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन राइज नहीं करते तो उनके खिलाफ भी कोर्ट उस मैटर को सुन सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन राइज करेंगे तो प्लेंटिफ के लिए क्या जरूरी है कि वो कोर्ट की लीव पे ले, कोर्ट से परमिशन ले। अगर कोर्ट से परमिशन नहीं मिलती तो फिर वो कोर्ट उस मैटर को नहीं सुनेगा। फिर जिस जगह पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर सूट फाइल किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 20 की डिस्कशन मुकम्मल हो गई। अब हम सेक्शन नंबर 20 के हवाले से 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जो चीज़ अगर आपको पहले क्लियर नहीं है तो इन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अ ट्रेड्समैन इन लाहौर। एक जो है एक ताजिर है लाहौर में। बी कैरीज ऑन बिजनेस इन कराची। बी जो है वो कराची में बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस करता है वो कराची के अंदर। बी बाय हिज एजेंट इन लाहौर। बी का एक एजेंट मौजूद है लाहौर के अंदर। बी ने क्या किया, अपने एजेंट के थ्रू बाइज गुड्स ऑफ ए से गुड्स खरीदे, ए से कुछ सामान खरीदा। एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर देम टू कराची, और साथ साथ ए को रिक्वेस्ट की कि वो जो सामान है, जो गुड्स हैं, उन्हें कराची भेज दे, यानी कि जहाँ पर बी मौजूद है। तो फिर ए ने क्या किया, ए डिलीवर्स द गुड्स अकॉर्डिंगली। ए ने उसी मुताबिक जो है गुड्स को डिलीवर कर दिया। अब जो अगर ए है, अगर उसको प्राइस पे नहीं की जाती तो ए कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, ए मे सू बी फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स ईदर इन लाहौर वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइज। ए बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है लाहौर में जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई, यानी कि जहाँ पर उससे गुड्स खरीदे गए, या फिर और कराची वेयर बी कैरीज ऑन बिजनेस, या फिर कराची में भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ पर बी बिजनेस कर रहा है। यही बात आपको सेक्शन नंबर 20 बताता है। 2 जगह पर सूट फाइल किया जा सकते हैं, जहाँ पर डिफेंडेंट मौजूद है या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं सेवरल डिफेंडेंट्स के हवाले से। ए रिजाइड्स एट मरी। ए जो है मरी का रिहायशी है, बी लाहौर का रिहायशी है, सी जो है कराची का रिहायशी है। ए बी एंड सी तीनों मिलते हैं बहावलपुर में। फिर क्या हुआ, बी एंड सी मेक अ ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर इट टू ए। बी एंड सी क्या करते हैं, ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करते हैं विच इज़ पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ए से लोन लिया और प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया कि जब ए डिमांड करेगा रिटर्न करने की तो हम इसको लोन रिटर्न कर देंगे। एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट हो। ज्वाइंट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 पर्सन हैं जो कि प्रोमिसरी नोट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो बी और सी ने ए से लोन लिया और ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट बना के उसे दे दिया। ठीक है, अब जो बी और सी हैं वो अगर ए को लोन अमाउंट रिटर्न नहीं करते तो ए कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, ए मे सू बी एंड सी एट बहावलपुर वेयर कॉज ऑफ एक्शन अरोज। ए कहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं, बहावलपुर में, यानी कि जहाँ पर उसने लोन अमाउंट दी और प्रोमिसरी नोट बना वहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। या फिर ही मे सू देम एट लाहौर वेयर बी रिजाइड्स। वो लाहौर के अंदर भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ का बी रिहायशी है, और एट कराची वेयर सी रिजाइड्स, और कराची में भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ पर सी रिहायशी है। अच्छा, जहाँ पर भी करेगा दोनों के खिलाफ करेगा। ठीक है, अगर लाहौर में सूट फाइल करेगा तो बी और सी दोनों के खिलाफ करेगा, कराची में सूट फाइल करेगा तब भी दोनों के खिलाफ फाइल करेगा। लेकिन शर्त क्या है जो प्रोवाइड करके दी हुई है, क्या है, बट इन ईच ऑफ दीज केसेस इफ़ द नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर, यानी कि अगर लाहौर में दोनों के खिलाफ सूट फाइल कर लिया या कराची में दोनों के खिलाफ सूट फाइल कर लिया, अगर जो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट है, यानी कि अगर लाहौर में सूट फाइल किया तो कराची वाला, यानी कि जो लाहौर का रेजिडेंट नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्शन राइज करते हैं, नॉन रेजिडेंट जो वहाँ के रिहायशी नहीं है वो अगर ऑब्जेक्शन राइज करते हैं तो फिर क्या होगा, द सूट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। सूट के साथ प्रोसीड नहीं किया जा सकता विदाउट लीव ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बगैर। अगर कोर्ट परमिशन ग्रांट करता है तब वहाँ पर सूट प्रोसीड होगा, तब वहाँ पर सूट चलेगा। और अगर कोर्ट परमिशन ग्रांट नहीं करता तो यह मुकदमा, ये सूट यहाँ पर नहीं सुना जाएगा। कोर्ट इस प्लान को रिटर्न करेगा और फिर वो सूट कहाँ पर फाइल करना चाहिए, कहाँ पर सूट फाइल किया जाएगा, जिस जगह पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, यानी कि बहावलपुर में। ठीक है, तो किसी भी सूट के अंदर जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हों और वो अलग-अलग जगहों पर रहते होंगे तो किसी भी एक जगह पर सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर जो नॉन रेजिडेंट होगा, जो उस जगह का रिहायशी नहीं होगा डिफेंडेंट, वो अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन राइज करेगा तो कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं प्लेंटिफ। अगर कोर्ट परमिशन ग्रांट नहीं करता तो कोर्ट क्या करेगा, उस प्लान को रिटर्न करेगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 10, और फिर प्लेंटिफ किस जगह पर सूट फाइल करेगा, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, होप्स यहाँ तक आपको सेक्शन 19 और 20 इन डिटेल समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।